गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो टकराव चल रहा है। इस समय आप देख रहे होंगे 7 अक्टूबर से हमास जो है ना लगातार जो है ना इसराइल पर रॉकेट वगैरह दाग रहा है और इसराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। तो इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसराइल का जन्म किस तरह से हुआ और ये जो लगातार विवाद चलता रहता है वो क्यों चलता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका इतिहास जो है वो हज़ारों साल पुराना है। आपको मैं बता दूं कि इसी फ़िलिस्तीन जिसको कि है ना सिटी ऑफ डेविड के नाम से जाना जाता है, और ये फ़िलिस्तीन जो है वो कहीं ना कहीं जिसमें एक जगह है जेरूसलम, जो कि 3 धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम का पहला अव्वल क़िबला जो है वो मस्जिद अक्सा को माना जाता है। यानी जब काबा नहीं था तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग जो है इसी की जानिब, इसी की तरफ रुख करके वो क्या करते थे, नमाज़ पढ़ते थे। अगर हम यहूदी की बात करें न, इसराइली की बात करें, इसराइल की बात करें तो उनके लिए वेलिंग वॉल है जो कि विलाप की दीवार कहलाती है, जो कि फर्स्ट टेम्पल ऑफ सोलोमन है ना की एक दीवार है, जिसको कि वो लोग प्रार्थनालय के नाम से जानते हैं। वहाँ पर लगकर वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अगर ईसाई की हम बात करें तो ईसाई के लिए जो है जो पवित्र स्थल है वो क्या है, चर्च ऑफ होली सेप्टकर है ना। तो कहीं ना कहीं 3 धर्मों का ये पवित्र स्थल है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर जंगें होती रही। और कभी जो है ये जेरूसलम जो है मुसलमानों के कब्ज़े में रहा, कभी यहूदियों के कब्ज़े में रहा और कभी ईसाइयों के कब्ज़े में रहा। आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में ये यहूदियों के कब्ज़े में था, लेकिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये इस्लाम के कब्ज़े में आया, फिर यहूदियों के कब्ज़े में गया, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में फिर ये इस्लाम के हाथ में आया। तो इसका बड़ा अजीब सा इतिहास रहा है। तो ये जो विवाद है ये शुरू से चलता आया है, लेकिन आज के प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो इसराइल का गठन किस तरह से हुआ, इसराइल का जन्म किस तरह से हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसराइल जो कि अपने आप को इब्राहिम की औलाद में से मानते हैं, इब्राहिम की एक औलाद थी यहूदा, जिसके नाम से ये अपने कम्युनिटी का नाम यहूदी बताते हैं। तो ये जो है दुनिया में हर जगह सताए जा रहे थे, इन पर अत्याचार किया जा रहा था। आपको पता होगा कि जर्मनी के शासक हिटलर ने है ना लगभग 60 लाख यहूदी को गैस चैम्बर में डालकर मौत के घाट उतार दिया था। और इस तरह से यूरोप के तमाम देशों में जहाँ जहाँ भी यहूदी रह रहे थे, कहीं न कहीं इन पर क्या किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था। जिसकी वजह से यहूदियों ने ये सोचा कि हम क्यों ना एक अलग राष्ट्र बनाएं और एक अपना खुद का क्या हो, सेटलमेंट हो, वहाँ पर खुद का एक राष्ट्र हो जहाँ पर हम अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। तो इन्होंने फ़िलिस्तीन का रुख किया, चूँकि इनके मान्यताओं के अनुसार फ़िलिस्तीन इनके लिए बहुत ही पवित्र जगह है। तो वो दौर था 1881 का, जब पूरे दुनिया से यहूदी जो है न कहीं पहली बार है ना फ़िलिस्तीन पलायन करके गए थे। और उस समय जो है पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन हुआ करता था, जो अभी आप गाज़ा पट्टी सुन रहे हैं या फिर वेस्ट बैंक सुन रहे हैं या फिर इसराइल सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन था, जिस पर के जो शासन था वो ओटोमन अम्पायर का था, जिसको इस्लाम में उस्मानी खिलाफत के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर दौर आता है फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जिसमें फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ओटोमन अम्पायर की हार होती है और फ़िलिस्तीन पर जो है ना कब्ज़ा हो जाता है, किसका अधिकार हो जाता है, ब्रिटेन का। और ब्रिटेन जो है वो शुरुआत में यहूदियों को वहाँ पर आने की परमिशन तो देते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर परमिशन पर रोक लगा देते हैं, यहूदियों के वहाँ पर पहुँचने पर रोक लगा देते हैं। फिर धीरे धीरे जो है वो इसराइल मूवमेंट्स है ना, यानी यहूदी मूवमेंट्स बहुत सारे शुरू होते हैं 1940 के दशक, 1940 तक वो अलग राष्ट्र की मांग करने लगते हैं। और फिर अल्टीमेटली जो है 1947 आते आते जो ब्रिटेन था वो उसका ये कहना हुआ कि अब हम फ़िलिस्तीन को छोड़ कर जा रहे हैं, अब तुम दोनों जो है ना एक अलग अलग राष्ट्र का निर्माण कर लो, यानी फ़िलिस्तीनी लोग फ़िलिस्तीन बना लें और इसराइली लोग इसराइल बना लें। और लिहाजा उन्होंने ये कहा ब्रिटेन ने कि ये काम जो है ना, ये ज़िम्मेदारी हम अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि ये ज़िम्मेदारी हम यूनाइटेड नेशन को सौंपते हैं। और ये ज़िम्मेदारी उन्होंने यूनाइटेड नेशन को सौंप दी, है ना, यूएन को सौंप दी। और यूएन ने जो है ना एक नक्शा तैयार किया, जिसके तहत जो है 57% ज़मीन जो है वो इसराइल के लिए उन्होंने तय किया और 43% जो है ना अरब मुस्लिम्स के लिए, यानी फ़िलिस्तीनियों के लिए। और 15 मई 1948 को है ना अलग राष्ट्र का निर्माण हो गया इसराइल। और जैसे ही इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है ना, तो चूँकि है ना यूएन ने जो है दोनों राष्ट्र को अलग अलग बनाया था, और जो जेरूसलम का हिस्सा था उसको यूएन ने ये कहा कि ये इंटरनेशनल अथॉरिटी में रहेगा, ये हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है।
तो इस बात को यहूदी ने तो मान लिया, इजरायली लोगों ने मान लिया, लेकिन अरब मुस्लिम्स इन बातों को नहीं माने। ठीक है, कहीं न कहीं उनको गुस्सा इस वजह से भी थी कि इसराइल को अलग राष्ट्र का दर्जा दिया गया और फ़िलिस्तीनियों को अलग राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला, अगर देखा जाए तो। फिर उसके तुरंत बाद जैसे ही इस इसराइल का गठन हुआ, जन्म हुआ, फ़ौरन युद्ध होता है अरब देशों और इसराइल के बीच, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था कहीं न कहीं अरब देशों और इसराइलियों के बीच। और उस 1948-49 के वॉर में, है ना, अचंभे की बात यह है कि इसराइल को जीत हासिल होती है। क्यों? इसलिए कि उससे कुछ समय पहले उसने अपना दौर देखा था इसराइलियों ने, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर उसे कहीं पनाह नहीं मिल रहा था, तो उसे कहीं न कहीं अपना एग्जिस्टेंस, अपने वजूद को बचाने की, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वो जो है ना 5 देश एक तरफ होकर लड़ रहे थे, फिर भी इसराइल को उसमें क्या हुई, जीत हासिल हुई। और फिर 1949 में जीत के बाद वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने डेविड बेन गुरियन। आपको पता होगा इसराइल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड बेन गुरियन। और डेविड बेन गुरियन ने ये कहा कि जो भी यहूदी कहीं भी रह रहे हों, वो अगर इसराइल आना चाहें तो वो आ सकते हैं, उनको हम, है ना, नागरिकता देंगे, है ना। तो बहुत सारे यहूदी जो है अलग अलग देशों से वहाँ पर पहुँचे, यहूदियों की संख्या भी बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। और फ़िलिस्तीन के जो कुछ एरिया थे, जैसे जो, है ना, वेस्ट बैंक वगैरह में, वहाँ पर जो है ना ये अपना सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिए थे। इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना, जहाँ पर के इजरायली हुकूमत जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इजरायली गवर्नमेंट जो है ना उसकी सहायता भी कर रहे थे। तो धीरे धीरे, है ना, इसराइल में जो है ना यहूदियों की आबादी क्या हो गई, बढ़ने लगी। तो जाहिर सी बात है, जब उनकी आबादी बढ़ने लगी तो अरब जो मुस्लिम्स थे, है ना, उनको ये लगने लगा कि कहीं न कहीं हमारी ज़मीन जा रही है, हमें जो है ना कहीं न कहीं यहाँ से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। तो वो क्लैश वहीं से शुरू हो जाता है। फिर 1964 ईस्वी में जो है ना, आपने सुना होगा 1964 में PLO की स्थापना होती है, यानी फ़िलिस्तीन लिबर्टाइन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका उद्देश्य क्या था कि अलग राष्ट्र हमें भी चाहिए, अलग राष्ट्र की ये मांग कर रहे थे 1967 में, है ना। फिर एक जंग होता है, लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं कि 1948 में जब जंग होता है, जब 5 देश आपस में, अरब 5 देश मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें जो है ना, इजिप्ट का कब्ज़ा हो जाता है, किस पर? गाज़ा पट्टी पे। और वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा किसका होता है? जॉर्डन का। फिर 1967 में लड़ाई होती है, सेकंड वॉर बिटवीन, है ना, इसराइल एंड अरब, है ना। तो उस वॉर में जो है ना, इसराइल जो है वो गाज़ा पट्टी पे भी कब्ज़ा कर लेता है और वेस्ट बैंक पे भी कब्ज़ा कर लेता है, और धीरे धीरे अपने यहूदियों के सेटलमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और कहीं न कहीं जेरूसलम का जो एरिया था उसे भी कहीं न कहीं ये अपने अंडर में लेना शुरू कर देता है, जो कि कहीं न कहीं इल्लीगल था, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया, जिसकी वजह से भी क्लैश बढ़ते रहे। और ये दौर चलता रहा 1900, एक तरह से 87 तक, 88 तक देखा जाए तो ये दौर बिल्कुल 20 साल तक, लगभग 18-20 साल तक ये चलता रहा। 1987 में हमास की स्थापना हुई, है ना, जो कि जिसको कि एक आतंकी संगठन आज के डेट में UN कहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो PLO की स्थापना हुई थी 1964 में, उसे भी शुरुआत में आतंकी संगठन कहा गया था, लेकिन बाद में 1974 में उसको मान्यता दे दी गई थी और ये कहा गया था कि नहीं, ये फ़िलिस्तीन के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि 1992 में जो इसराइल को प्रधानमंत्री मिले थे, वो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे, वो अमन पसंद इंसान थे। और उन्होंने ये कहा कि ये जो PLO जिनकी मांग है ना, एक अलग राष्ट्र की, इनकी मांग नाजायज़ नहीं है, इल्लीगल नहीं है, इनकी मांग बिल्कुल सही है, इनको अलग राष्ट्र हमें देना चाहिए। और वो प्रधानमंत्री थे यासिक रेबिन, ठीक है, यासिक रेबिन। तो 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होता है, और ओस्लो अकॉर्ड के तहत जो है ये समझौता किया जाता है कि जो है क्या कहते हैं, फ़िलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र दिया जाए 1993 में ओस्लो अकॉर्ड में। लेकिन, है ना, इसमें भी जो एक्सट्रीमिस्ट थे यहूदी के, उनको बड़ा गुस्सा आया, है ना। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, 1994 में जो है फ़िलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी की स्थापना हुई और यासिर अरफात इसके मुखिया बने। और ये कहा गया कि जो एरियाज़ है वेस्ट बैंक का, वो 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, एरिया A, एरिया B, एरिया C। एरिया A में जो है वो
कहीं न कहीं फ़िलिस्तीन का अधिकार होगा और एरिया बी में जो है वो किसका अधिकार होगा, दोनों सरकार का अधिकार होगा और एरिया सी में इज़राइल का अधिकार हो गया, ये किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो यहूदी एक्सट्रीमिस्ट थे, जो है ना फ़िलिस्तीनियों से नफ़रत कर रहे थे, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति ने जो है वो रैबिन की क्या करते हैं, हत्या करते हैं, असैसिनेट कर देते हैं। और उनका ये कहना था कि भाई क्यों हम फ़िलिस्तीनियों को ज़मीन दें। फिर उसके बाद जो है 1996 में, है ना, जो 1987 में हमास की स्थापना होती है, ये 1996 में जो इलेक्शन होता है उसका विरोध करते हैं। फिर मामला बद से बदतर होता जाता है। 2002 में जो है फ़िलिस्तीनियों और इसराइलियों के बीच जो है ना झड़प होती है, दोनों तरफ से 100 लोग लगभग मारे जाते हैं। और 1906 में जो है वहाँ पर चुनाव होता है, जिसमें कि जो है ना एक तरफ PLO जिसको कि फ़तह पार्टी के नाम से जाना जाता है और दूसरी तरफ हमास जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, है ना, ये दोनों चुनाव लड़ते हैं जिसमें हमास को जीत मिलती है। और फिर वहाँ पर एक तरह से गृह युद्ध हो जाता है जिसको कि 2007 का गाज़ा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो है ना हमास जो है ना वो गाज़ा पट्टी पे कब्ज़ा कर लेता है और दूसरी तरफ जो है वो PLO उसका कब्ज़ा या अधिकार जो है वो कहाँ पे होता है, वेस्ट बैंक पे होता है। तो इस समय जो गाज़ा पट्टी आप सुन रहे हैं, ये कहीं न कहीं किसके अधिकार में है, हमास के अधिकार में है। और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक किसके अधिकार में है, वेस्ट बैंक जो है वो, है ना, PLO के अधिकार में है। और ये जो है लगातार चूँकि इसराइल का जो है ना सेटलमेंट वेस्ट बैंक में भी बढ़ रहा है और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो है ना गाज़ा पट्टी में भी जाकर क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये लगातार दोनों, है ना, देशों के बीच ये क्या कर बना रहता है, क्लैश बना रहता है। ठीक है। तो 1993 में ये समझौता तो करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कहीं न कहीं असफल रहा। और आज भी अगर, है ना, स्थिति देखा जाए तो जो आज से, है ना, 50 साल पहले की स्थिति थी, वो स्थिति आज भी उसी तरह से बनी है और ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो चलिए यहाँ तक कहीं न कहीं हमने जो है ना इसराइल और फ़िलिस्तीन के क्लैश के बारे में एक छोटा-सा, है ना, डिस्कोर्स किया, छोटी-सी गुफ्तगू की। चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर इसके बारे में और आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है? ओके, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।